आज की हमारी बातचीत एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं। समाज यानी सोसाइटी आखिर है क्या? क्या ये बस कुछ लोगों का झुंड है जो अपनी अपनी जरूरतों के लिए एक साथ रह रहे हैं, या इसका कोई गहरा मतलब है? हमारे पास जो स्रोत है वो इसी समाज की भावना पर एक बहुत ही अलग नजरिया पेश करता है। और ये नजरिया शुरू एक बहुत बड़े दावे से होता है। इसमें कहा गया है कि समाज का मतलब सिर्फ एक जगह पर रहना नहीं, बल्कि एक साथ एक दिशा में चलना है, एक दूसरे का सहारा बनकर। हाँ, और जो मुख्य तर्क है वो सुनकर तो मैं एक बार के लिए रुक ही गया। वो कहता है कि हम इंसानों ने आज तक एक असली समझ बनाया ही नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है। मतलब हम जो कुछ भी अपने आसपास देख रहे हैं, ये देश, ये समुदाय, लेखक के अनुसार ये सब एक तरह का छलावा है। बिल्कुल, ये एक चौंकाने वाला विचार है। और आज हम इसी स्रोत के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस लेखक की नज़र में एक आदर्श समाज कैसा होता है, आज के समाजों में क्या बुनियादी खामियां हैं, और क्यों राष्ट्रों और जातियों पर बने ये ग्रुप्स सच्चे समाज नहीं हैं। और साथ ही कल्चर और सिविलाइजेशन के असली मतलब को भी खंगालेंगे। ठीक है, तो इस आदर्श समाज की परिभाषा से ही शुरू करते हैं। लेखक समाज को कैसे देखता है? इसे समझाने के लिए एक बेहतरीन एनालॉजी दी गई है। तीर्थयात्रियों का एक समूह। सोचिए कि कुछ लोग एक लंबी तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। रास्ते में उनमें से एक को हैजा हो जाता है। अब क्या होगा? आज की दुनिया के हिसाब से सोचें तो शायद लोग डर कर उसे दूरी मना लेंगे, या उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, ये सोचकर के भाई हमें तो अपनी मंजिल तक पहुंचना है। एग्जैक्टली। लेकिन लेखक कहता है कि एक सच्चा समाज ऐसा नहीं करता। तीर्थयात्रियों का वो समूह अपनी यात्रा रोक देता है। वे उस बीमार व्यक्ति की देखभाल करते हैं, और अगर वो इतना कमजोर हो जाता है कि चल नहीं सकता, तो उसे अपने कंधों पर उठाकर साथ ले जाते हैं। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली इमेज है। मतलब समूह की गति सबसे कमजोर सदस्य की गति से तय होती है, सबसे तेज सदस्य से नहीं। किसी को पीछे नहीं छोड़ा जाता। हाँ, और ये सिर्फ दया की बात नहीं है। स्रोत इसे एक जिम्मेदारी के तौर पर देखता है। उस एक व्यक्ति के बिना वो समूह अधूरा है। यात्रा का मकसद सिर्फ मंजिल पर पहुंचना नहीं, बल्कि सबका साथ में पहुंचना है। वे अपना खाना भी एक दूसरे से बांटते हैं। इस किताब में एक और दिलचस्प बात कही गई है। हाँ, इस यात्रा के दौरान वो लोग अपने पुराने व्यक्तिगत झगड़े भी भूल जाते हैं। यहाँ तक कि जमीन के वो केस भी जिन पर शायद उन्होंने जमीन की कीमत से ज्यादा पैसा खर्च कर दिया हो, उस बड़ी यात्रा के सामने वो सब छोटी छोटी बातें बेमानी हो जाती हैं। और यही यही वो बिंदु है जहां लेखक समाज के असली सार को पकड़ता है। ये जो कोलैबोरेशन की भावना है, ये इंसान को उसकी छोटी-मोटी सोच और सेल्फिशनेस से ऊपर उठाती है। एक सच्चा समाज तीर्थयात्रियों के इसी समूह जैसा होता है, जहां एक गहरा मानसिक जुड़ाव होता है और किसी एक की समस्या पूरे समूह की समस्या बन जाती है। तीर्थयात्रियों वाला ये विचार सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है, लेकिन जब स्रोत इसकी तुलना आज की दुनिया से करता है तो तस्वीर काफी अलग और शायद थोड़ी निराशाजनक दिखती है। हाँ, यहीं पर असलियत का सामना होता है। लेखक का तर्क है कि हम आज तक इंसानियत का समाज बनाने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। तो ये जो देश बने हैं, भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, लेखक के हिसाब से ये समाज नहीं है। लेकिन कोई ये भी तो कह सकता है कि राष्ट्रीयता एक अपनेपन की भावना, एक यूनिटी पैदा करती है। क्या स्रोत इस बात को पूरी तरह से नकार देता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत ये नहीं कहता कि अपनेपन की भावना बुरी है, लेकिन वो सवाल करता है कि ये भावना किस कीमत पर आती है और कब तक टिकती है। इस विश्लेषण के मुताबिक ये जो राष्ट्रीय चेतना है, ये अक्सर किसी बाहरी दबाव या दुश्मन की वजह से पैदा होती है। अच्छा, मतलब जैसे जब कोई देश गुलाम होता है तो आज़ादी की लड़ाई के लिए सब एक हो जाते हैं क्योंकि दुश्मन एक होता है, औपनिवेशिक शक्ति। बिल्कुल, उस समय लोगों में जबरदस्त एकता होती है। लेकिन जैसे ही आज़ादी मिलती है और वो साझा दुश्मन चला जाता है, तो क्या होता है? लेखक कहता है कि वो एकता भी भाप बनकर उड़ जाती है और पुराने अंदरूनी झगड़े और बंटवारे फिर से सिर उठाने लगते हैं। तो हमारी एकता सिर्फ किसी के विरोध पर टिकी है, उसमें कोई पॉजिटिव, कोई रचनात्मक एलिमेंट नहीं है। और ये बंटवारा सिर्फ देशों के लेवल पर नहीं है। लेखक तो और भी गहरे उतरता है, जातियों और उपजातियों तक। हाँ, वो बताता है कि कैसे हर छोटा समूह खुद को दूसरों से श्रेष्ठ साबित करने में लगा है। ब्राह्मणों, राजपूतों, कायस्थों के अपने अपने समाज हैं, और उनके अंदर भी उपजातियां हैं, जैसे राठौर, सिसोदिया, बुंदेला, जो आपस में श्रेष्ठता की होड़ में लगे हैं। ब्राह्मणों में भी पंचकौर्य
और पंचद्रविड़ के बीच रिश्तेदारी को लेकर होड़ है। ये सब एक साथ चलने की भावना के बिल्कुल खिलाफ है। तो असल में हम समाज नहीं बना रहे, बल्कि अपने अपने स्वार्थों के छोटे छोटे क्लब बना रहे हैं, जो बस कुछ खास मौकों पर ही साथ आते हैं। ये मैं बेहतर हूं वाली सोच जब चरम पर पहुंचती है, तो शायद उसी मानसिकता को जन्म देती है जिसके बारे में स्रोत आगे बात करता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आपने बिल्कुल सही जोड़ा, ये उसी अलगाववाद का व्यक्तिगत रूप है। स्रोत कहता है कि ये सोचना कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है मूर्खता की निशानी है, क्योंकि कोई भी इंसान सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। ये तो सच है, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें दवा और देखभाल की जरूरत होती है। जब किसी की मृत्यु होती है तो अंतिम संस्कार के लिए 4 कंधों की जरूरत पड़ती है। और रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने खाने के लिए किसानों पर और कपड़ों के लिए बुनकरों पर निर्भर हैं। और लेखक इसे एक कॉस्मिक लेवल पर ले जाता है। वो कहता है कि ब्रह्मांड में कोई भी अकेला नहीं है। हमारा पूरे ब्रह्मांड के साथ एक अदृश्य रिश्ता है। एक शक्तिशाली व्यक्ति का महत्व एक विकलांग और मरते हुए मरीज से कम नहीं है, क्योंकि दोनों उस यूनिवर्सल फैमिली का हिस्सा हैं। और जब हम ये भूल जाते हैं और एक शक्तिशाली समूह दूसरों का शोषण करता है, तो वह पूरे समाज की नींव को कमजोर कर देता है। इसी से जुड़ा है अधिकार और जिम्मेदारियों का सवाल। इस किताब में तर्क दिया गया है कि प्रकृति के संसाधन जैसे स्कूल या अस्पताल सबके लिए हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि एक प्रभावशाली वर्ग उन पर कब्जा कर लेता है और बाकी लोग बस देखते रह जाते हैं। हाँ, और लेखक के अनुसार इन संस्थाओं से लाभ उठाना सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है। जब ये अधिकार कुछ लोगों तक सीमित हो जाता है, तो समाज की जीवन शक्ति खत्म होने लगती है। ये तीर्थयात्रियों के समूह के उस सिद्धांत के बिल्कुल उल्टा है, जहां कमजोर को सबसे ज्यादा मदद मिलती है। यहीं पर एक और बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। मुझे हमेशा लगता था कि संस्कृति और सभ्यता मतलब कल्चर एंड सिविलाइजेशन एक ही चीज है, बस फैंसी शब्द है। लेकिन ये स्रोत कहता है कि इनमें जमीन आसमान का फर्क है। ये क्या फर्क है? ये बहुत ही बारीक और महत्वपूर्ण अंतर है। स्रोत के मुताबिक हम इंसानों और जानवरों दोनों में कुछ सहज प्रवृत्तियां यानी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स होती हैं, जैसे भूख लगना। हाँ, भूख तो सबको लगती है। अब इन इंस्टिंक्ट्स को रिफाइन करना, उन्हें एक बेहतर रूप देना संस्कृति है। जैसे लेखक उदाहरण देता है कि बहुत ज्यादा भूखा होने पर भी कुत्तों की तरह खाने पर टूट पड़ना संस्कृति की कमी है, जबकि खाने से पहले हाथ धोना, शांति से बैठकर खाना, ये उसी भूख की प्रवृत्ति का एक कल्चर्ड, एक परिष्कृत रूप है। अच्छा, तो संस्कृति पर्सनल रिफाइनमेंट हुई, फिर सभ्यता क्या है? सभ्यता इससे एक कदम और आगे है। ये सिर्फ रिफाइनमेंट नहीं है, बल्कि अपूर्णता से पूर्णता की ओर एक लगातार चलने वाली यात्रा है। ये एक प्रोग्रेसिव जर्नी है, जिसका मकसद सिर्फ खुद को नहीं बल्कि पूरे समाज को बेहतर बनाना है। इसे समझाने के लिए भी कोई उदाहरण है? हाँ, पानी का उदाहरण दिया गया है। प्यास लगना एक जानवर वाली इंस्टिंक्ट है। प्यास लगने पर कहीं नाली का गंदा पानी पी लेना सिर्फ जरूरत पूरी करना है, लेकिन ये सुनिश्चित करना कि समाज में सभी को पीने के लिए शुद्ध पानी मिले, ये एक सभ्य समाज की निशानी है। समझ गया। तो संस्कृति व्यक्तिगत है और सभ्यता सामूहिक है। अपनी प्यास बुझाने के लिए हाथ धोकर साफ पानी पीना संस्कृति है, लेकिन सबके लिए साफ पानी का कुआं खुदवाना सभ्यता है। बिल्कुल, इसमें सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरे समुदाय की भलाई की सोच शामिल है। और यहीं पर लेखक पाखंड पर भी चोट करता है। वो कहता है कि अकेले में चुपके से पानी पीकर सबके सामने ये कहना कि मैंने तो सूखा व्रत रखा है, ये पाखंड की हद है। एक सभ्य व्यक्ति के अंदर और बाहर में एक रूपता होती है। इस किताब में एक और बड़ा ही पैराडॉक्सिकल मतलब विरोधाभासी विचार सामने आता है। वो ये है कि इंसान जितना ज्यादा सभ्य होता जाता है, वो उतना ही असहाय, उतना ही हेल्पलेस होता जाता है, खासकर जन्म के समय। ये सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है। हाँ, ये उल्टा लगता है, लेकिन इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। सोचिए एक नवजात इंसानी बच्चे के बारे में। वो पूरी तरह से असहाय होता है, न चल सकता है, न बोल सकता है, न खुद खा सकता है। उसकी तुलना जानवरों की दुनिया से की गई है, जो बहुत ही फैसिनेटिंग है। बिल्कुल, बंदर का बच्चा पैदा होते ही अपनी माँ के पेट से चिपकना सीख जाता है। क्यों? क्योंकि माँ को एक डाली से दूसरी डाली पर कूदने के लिए अपने चारों हाथ पैर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। बच्चे को चिपकना ही होगा, वरना वो गिर जाएगा। और बिल्ली का बच्चा अंधा पैदा होता है,
तो वो अपनी माँ से चिपक नहीं सकता। इसलिए प्रकृति ने माँ को इंस्टिंक्ट दी है कि वो बच्चे को अपने मुंह में उठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाए। और सबसे कमाल का उदाहरण गैंडे का है। गैंडे का बच्चा पैदा होते ही अपनी माँ से दूर भागता है। दूर भागता है अपनी माँ से? क्यों? क्योंकि गैंडे की जीभ इतनी खुरदरी होती है कि अगर वो प्यार से अपने बच्चे को चाटे भी तो बच्चे की नरम त्वचा छिल सकती है और उसकी मौत हो सकती है। अरे, इसलिए बच्चा तब तक दूर रहता है जब तक उसकी अपनी त्वचा थोड़ी मजबूत नहीं हो जाती। ये तो कमाल की बात है। प्रकृति का कैसा अजीब तरीका है बचाने का। इन सब उदाहरणों के सामने तो इंसानी बच्चा वाकई बिल्कुल लाचार है। उसके पास ऐसा कोई बिल्ट इन सर्वाइवल मैकेनिज्म नहीं है। और लेखक कहता है कि बच्चे की यही लाचारी समाज पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालती है। उसकी देखभाल करनी ही पड़ेगी। वो नवजात शिशु भी उस सामूहिक यात्रा का एक और यात्री है जिसे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो उसे समाज में शामिल करने की जो प्रक्रिया है जातक कर्म, वो सिर्फ एक रस्म नहीं है। नहीं, इस विश्लेषण के मुताबिक वो सिर्फ एक रस्म नहीं है। वो बच्चे को एक साथी यात्री के रूप में स्वीकार करने का प्रतीक है। ये समाज का वादा है कि हम इस सबसे असहाय सदस्य की देखभाल करेंगे और यहीं पर एक सभ्य इंसान की असली पहचान होती है। तो फिर कौन है असली सभ्य इंसान? लेखक के अनुसार असली सभ्य और समझदार इंसान वो है जो समाज के सबसे कमजोर, दबे कुचले और असहाय लोगों की मदद के लिए मेहनत करता है और उन्हें अपनाता है। जो ऐसा करते हैं वे ही सच्चे सामाजिक प्राणी हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? मुझे जो समझ आया वो ये है कि एक सच्चा समाज तीर्थयात्रियों के समूह की तरह है जो आपसी सहयोग और सहारे पर चलता है। लेकिन हम उस आदर्श से बहुत दूर राष्ट्र, जाति और स्वार्थों में बुरी तरह बटे हुए हैं। बिल्कुल, सच्ची सभ्यता बड़ी-बड़ी इमारतों या टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को कलेक्टिव गुड यानी सामूहिक भलाई के लिए रिफाइन करने में है। और सबसे जरूरी, समाज के सबसे कमजोर लोगों की जिम्मेदारी लेने में है। एक सामाजिक प्राणी होने का असली मतलब यही है। और स्रोत हमें इसे एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है कि एक सच्चा इंसानी समाज अभी तक बना ही नहीं है। यह सोचने के लिए एक अंतिम विचार छोड़ता है। अगर हमारे समाज अक्सर किसी बाहरी दुश्मन या साझा स्वार्थ पर ही टिके होते हैं, तो एक व्यक्ति अपने रोजमर्रा के जीवन में तीर्थयात्री की तरह बर्ताव करने के लिए ऐसा कौन सा एक छोटा सा जानबूझकर किया गया काम कर सकता है? शायद किसी ऐसे की मदद करना जो बिल्कुल अलग रास्ते पर है और बदले में कुछ भी पाने की उम्मीद के बिना।